नमस्कार मित्रों, फ्रेंडशिप विथ बुक्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सामान्य अध्ययन श्रृंखला की दूसरी कड़ी लाए हैं। इसमें ऐसे प्रश्नों का समावेश किया गया है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उम्मीद करते हैं कि यह श्रृंखला आपको पसंद आएगी। आइए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 1, पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ था? मित्रों, पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ था। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस अनाज का उपयोग किया गया? मित्रों, मानव द्वारा सर्वप्रथम जौ का उपयोग किया गया, लेकिन अगर वर्तमान में हम प्रति व्यक्ति उपभोग की दृष्टि से देखें तो सबसे ज़्यादा उपभोग चावल का किया जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य किस संस्कृति से प्राप्त होता है? मित्रों, भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त होता है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का बृहत स्नानागार कहाँ स्थित है? मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता का बृहत स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो में है। अच्छा, मोहनजोदड़ो की खुदाई जो है राखालदास बनर्जी ने सन 1922 ईस्वी में करवाई थी। इसमें मोहनजोदड़ो में जो स्नानागार पाया गया है उसकी लंबाई 12 मीटर है, चौड़ाई 7 मीटर है और गहराई 2.4 मीटर है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल कहाँ से प्राप्त हुआ था? मित्रों, मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्जहोम जो जम्मू कश्मीर में है वहाँ से प्राप्त हुआ था। मित्रों, हड़प्पा सभ्यता में युगल समाधान की परंपरा थी। कहीं कहीं आदमी और औरत को भी एक साथ दफनाया गया था और बुर्जहोम एक ऐसा स्थान है जहाँ कुत्ता और आदमी का कंकाल एक साथ मिला हुआ है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हड़प्पा संस्कृति में जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? मित्रों, हड़प्पा सभ्यता में जूते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा राजस्थान राज्य में है और कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? मित्रों, संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। इसे संविधान सभा ने 22 जनवरी सन 1947 को स्वीकार किया था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। संविधान निर्मात्री परिषद की तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मित्रों, संविधान निर्मात्री परिषद की तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। यहाँ अन्य विकल्प की भी हम चर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, या ड्राफ्टिंग कमेटी भी उसको कहते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी कहें या प्रारूप समिति कहें, दोनों के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। और BN राव जी की चर्चा कर लेते हैं। ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आपातकाल के प्रवर्तन की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? मित्रों, आपातकाल के प्रवर्तन की व्यवस्था भारतीय संविधान में जर्मनी वाइमर के संविधान से ली गई है। मित्रों, अब यहाँ आपातकाल की हम चर्चा कर लेते हैं। आपातकाल 3 अनुच्छेदों में वर्णित है। पहला है अनुच्छेद 352, जिसमें युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह इत्यादि के आधार पर आपातकाल लागू किया जा सकता है। दूसरा है अनुच्छेद 356, अगर राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, अर्थात भारत के जो भी राज्य हैं अगर वह संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप कार्य नहीं करते हैं तो राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता है और उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। फिर आता है अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। अगर देश में वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो केंद्र की सरकार वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। मित्रों, यहाँ
यह बात उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 352 में जो युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह है, जैसे कोई देश अपने देश के ऊपर आक्रमण कर देता है तो भी अनुच्छेद 52 के तहत आपातकाल लागू किया जा सकता है, या सशस्त्र विद्रोह हो जाए देश के अंदर तो भी आपातकाल लागू किया जा सकता है। यह आपातकाल देश के किसी एक भाग में या संपूर्ण देश में एक साथ लागू किया जा सकता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नगर पालिका का वर्णन संविधान के किस भाग में है? मित्रों, नगर पालिका का वर्णन संविधान के भाग 9 क में है। अच्छा, आइए अन्य विकल्पों की भी चर्चा कर लेते हैं। भाग 9 में जो है पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। भाग 8 में भाषाओं का वर्णन है, जिसमें वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। और भाग 7 में 3 सूचियों का वर्णन है, जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में प्रारंभ में विषयों की संख्या 97 थी, जो बढ़कर अब 100 हो गई है। राज्य सूची में प्रारंभ में विषयों की संख्या 66 थी, जो अब घटकर 61 रह गई है। समवर्ती सूची में विषयों की संख्या 47 थी, जो अब बढ़कर 52 हो गई है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की व्यवस्था वर्णित है? मित्रों, भारतीय संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन की व्यवस्था वर्णित है। यह अनुच्छेद 368 में वर्णित है, जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अर्थात भारतीय संविधान में संशोधन की व्यवस्था जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, जो भाग 20 में वर्णित है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? मित्रों, अगर संविधान निर्माण के समय पूछा जाए तो इसकी संख्या 10 थी, लेकिन वर्तमान में यह संख्या 11 है। आइए हम मौलिक कर्तव्यों की चर्चा कर लेते हैं, जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिसमें पहला मौलिक कर्तव्य है संविधान और उसके आदर्शों का पालन, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। दूसरा मौलिक कर्तव्य है राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित आदर्शों को हृदय में रखना। तीसरा मौलिक कर्तव्य है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। चौथा मौलिक कर्तव्य है देश की रक्षा करना। पांचवा मौलिक कर्तव्य है भारत के सभी लोगों में समरसता की भावना का निर्माण करना। छठवां मौलिक कर्तव्य है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका निर्माण करना। सातवां मौलिक कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना। आठवां मौलिक कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना। नौवां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। और 10वां है व्यक्ति एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। 11वां है जो बाद में जोड़ा गया सन 2003 में 86वें संविधान संशोधन में, कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चे को प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करें। और अब तो यह मौलिक अधिकार भी बन गया है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 क में वर्णित किया गया है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मध्य समय के बीच कितने घंटे का अंतर है? मित्रों, भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मध्य समय में 5.5 घंटे का अंतर है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। भारत के किस प्रदेश की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? मित्रों, भारत के मणिपुर राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। अब यहाँ हम चर्चा करेंगे कि किस किस प्रदेश की सीमा जो है मणिपुर से मिलती है, जिसमें पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। इन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है, जिसमें त्रिपुरा 3 तरफ से घिरा हुआ है। इसमें मात्र मणिपुर राज्य ही ऐसा है जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों की सीमा रेखा का निर्धारण करती है? मित्रों, विकल्प सी सही है इसमें, भारत और पाकिस्तान। मित्रों, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है। सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में 17 अगस्त 1947 को भारत के विभाजन के बाद भारत पाक की सीमा रेखा बनाई गई। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं।
अक्साई चीन किस पठार का भाग है? मित्रों, अक्साई चीन जो है लद्दाख पठार का भाग है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? मित्रों, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। अगर सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु की हम बात करें तो किवीथू है जो अरुणाचल प्रदेश के पास है। अगर हम सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु की बात करें तो गौर माता है जो गुजरात के पास है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? मित्रों, प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कृषि सुधार था, इसलिए विकल्प डी सही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कृषि में सुधार करना था। प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था, जो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। इसके लिए 2069 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई थी और सकल घरेलू उत्पाद 3.6 प्राप्त हुआ था। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना का क्या लक्ष्य था? मित्रों, पांचवी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता था। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। विद्युत धारा को किस उपकरण द्वारा मापा जाता है? मित्रों, विद्युत धारा को अमीटर के द्वारा नापा जाता है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। वायुमंडलीय दाब को किस उपकरण द्वारा मापा जाता है? मित्रों, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अच्छा, यहाँ और विकल्पों की चर्चा कर लेते हैं। हम फेदोमीटर से समुद्र की गहराई मापते हैं और पायरोमीटर से उच्च तापमान को मापते हैं। अगर कोई उच्च तापमान मापना है तो उसके लिए पायरोमीटर का हम उपयोग करते हैं। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। पृथ्वी पर अब तक कितने तत्व ज्ञात हैं? मित्रों, पृथ्वी पर अब तक 118 तत्व ज्ञात हैं, जिसमें से 94 तत्व पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से विद्यमान हैं। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। विटामिन ए के मुख्य स्रोत कौन से हैं? मित्रों, विटामिन ए में दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जियां सभी हैं, इसलिए उत्तर विकल्प डी होगा। अगला प्रश्न, कोरोना से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मित्रों, कोरोना से शरीर का फेफड़ा प्रभावित होता है, जिससे श्वसन तंत्र बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है और फलस्वरूप मरीज की मृत्यु हो जाती है। वर्तमान में अगर हम चर्चा करें तो अमेरिका कोरोना से प्रभावित होने वाला सबसे देश है, जिसमें 20 लाख से ज़्यादा जनसंख्या कोरोना से संक्रमित हो चुकी है। और भारत में यदि हम चर्चा करें तो भारत 10वें नंबर पर आ गया है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। कैल्शियम के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं? मित्रों, कैल्शियम के मुख्य स्रोत दूध, पनीर, साबुत अनाज एवं फल, उपर्युक्त सभी। मित्रों, इसमें सभी जो है कैल्शियम के स्रोत हैं। और इसके अलावा मटर, सिंघाड़ा, अमरूद, केला, दही, बादाम, अंजीर, सोयाबीन, ब्रोकली इत्यादि भी कैल्शियम के प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले स्रोत हैं। आइए अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह कड़ी आपको बेहद पसंद आई होगी। आपसे मेरा निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे और आप इससे लाभान्वित हो सकें। पुनः मेरे तरफ से मेरे सभी सब्सक्राइबर को मेरा विनम्र प्रणाम। धन्यवाद।